नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो CDV प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8वां होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है नंबर 8वां होगा। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट जो है कर चुके हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि 30 प्रश्न जो है हर प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आता हूँ। KBS PRT से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा पेडागॉजी सेक्शन के लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और आपको पता होगा कि पेडागॉजी सेक्शन में 60 नंबर का जो है यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर KBS PRT में अच्छे नंबर जो है आपको लाना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी अच्छे से प्रश्न जो है मैं इसमें कलेक्शन कर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले पर। और प्रश्न नंबर पहला है कि लिखना किस प्रकार का अधिगम है। ऑप्शन ए है प्रेरक अधिगम है, ऑप्शन बी है संवेदी अधिगम है, ऑप्शन सी है प्रेरक एवं संवेदी दोनों अधिगम है, और ऑप्शन डी है मौखिक अधिगम है। कौन सा अधिगम है वो आपको बताना है लिखना। तो लिखना अगर बात करें तो लिखना जो है प्रेरक और संवेदी अधिगम दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हम अपने अंग का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि थोड़ा लंबा है क्या। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दंड और पुरस्कार समाजीकरण प्रक्रिया में सहायक हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता और सामाजिक कार्य करता है। ऑप्शन बी है वे सामाजिक कार्यों में प्रवृत्ति नहीं हो देते हैं, और सी है इन ही की सहायता से असामाजिक बना जा सकता है। इन्हीं की सहायता से असामाजिक बना जा सकता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प जो है दूसरा का सही होगा। तो देखिए, दूसरा का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा कि भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता है। ये वाला विकल्प ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा है कि अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय है। कौन सा उपाय है जो अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बालकों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, ऑप्शन बी है बालकों के आचरण पर भी अंक दिए जाएं, और ऑप्शन सी है अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय आपको बताना है। कौन सा विकल्प तीसरा का सही होगा। तो देखिए, तीसरे की विकल्प की बात करें तो हमारा पहला नंबर जो है विकल्प ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा कि नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन देखिए, आचरण पर अंक दिया जाए ये भी बात सत्य है, लेकिन अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए ये चीज़ गलत है, इसीलिए हम डी वाले विकल्प के साथ नहीं गए हैं। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा तीसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्न में से किसके साथ बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा संबंध है। ऑप्शन ए है शिक्षक को बालक के स्तर तक लाने से, ऑप्शन बी है बालक ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिससे बालक सरलता से सीख सकता है, और ऑप्शन सी है पाठ के कठिन बिंदु को हटा देने से, ऑप्शन डी है अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा या सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करने से। कौन सा विकल्प चौथा का सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें चौथा का, तो निम्न में से किसके साथ बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा संबंध होता है। तो किसके साथ सीधा संबंध होता है, तो डी वाले विकल्प के साथ, क्योंकि देखिए डी वाला विकल्प कह रहा है कि अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करने से है बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ही फोकस मांगकर उसको जैसा अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग, उसकी तत्परता के अकॉर्डिंग ही आपको अध्ययन कराना है, उसके वातावरण को उत्पन्न करना है जो अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 5वां है कि बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन करने से क्या लाभ है। ऑप्शन ए है यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराता है। ऑप्शन बी है बालकों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाता है। ऑप्शन सी है छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन डी है इससे शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहती है। कौन सा विकल्प 5वां का सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन की बात हो रहा है। तो देखिए आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो इससे क्या होता है कि जो छात्रों की अपनी कमजोरियां होती है ना उसका ज्ञान जो है हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ है 5वां का। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये व्यर्थ गतिविधियों से बचाता है, ये चीज नहीं महत्वपूर्ण है। और यह शिक्षक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान होता है, ये भी बात सही है। लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां कि निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है। ऑप्शन ए कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। बी उपाधि एवं प्रमाण पत्र का संग्रहण करना। ऑप्शन सी है जीवन जीने की प्रशिक्षण प्राप्त करना। और डी है विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए कौशलों आदतों तथा ज्ञान प्राप्ति करना ये तो जरूरी नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमाण पत्र भी संग्रहण नहीं करना है आपको, विषय वस्तु को अधिकार प्राप्त नहीं करना है। लेकिन सी वाला विकल्प जीवन जीने की प्रशिक्षण प्राप्त करना जो है प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। एक तरह से कह सकते हैं आप वास्तविक उद्देश्य। और वर्तमान में इसी स्थिति को ही इसी प्रक्रिया को जो है हमारा शिक्षा व्यवस्था फॉलो कर रही है। तो सी वाला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं जब आप नए नए विचार को समाहित करने लगते हैं पुराने विचारों के स्थान पर तो उससे हम कहते हैं नवाचार। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग होता है। किसमें बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग होता है आपको बताना है। इसमें से अनुकरण अनुबंधन प्रयत्न और भूल और अंतर्दृष्टि। कौन सा विकल्प 8वां का सही होगा। तो देखिए अंतर्दृष्टि में सबसे ज्यादा अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है। जनक इसके गेस्टालवादी हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करोगे। किन बालकों से आप प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए सबसे कमजोर बालकों से। ऑप्शन बी है औसत दर्जे के बालकों से। ऑप्शन सी है पढ़ाई में तेज बालकों से। और डी है सभी बालकों से। तो किन बालकों से आप प्रश्न पूछना पसंद करेंगे। अगर आप एक शिक्षक हो तो आपका क्या फर्ज होता है। तो आपको सभी से प्रश्न पूछना है, सामंजस्य शिक्षा को फॉलो करना है, सबको एक साथ लेकर जाने का प्रयास आपको करना है। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इस तरह से आप किसी एक कमजोर बालक से पूछेंगे तो एक तरह का ये पक्षपात हो जाता है और शैक्षिक प्रक्रिया जो है व्यवस्थित नहीं चल पाती। इसीलिए सभी को एक तरह से कहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामंजस्य शिक्षा को फॉलो करती है। सामंजस्य शिक्षा में हर प्रकार के बालक जो है समाहित होते हैं। तो आपको हर प्रकार के बालक को एक साथ लेकर चलना होता है। इसीलिए सभी बच्चों से आपको प्रश्न पूछना होगा। प्रश्न नंबर 10 है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, उसके आधार पर विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। विकल्प पहला है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। क्या सही बात है। हाँ सही बात है। ऑप्शन बी है कि मेधावी बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन सी है बालकों की जिज्ञासा बढ़ाता है। ऑप्शन डी है बालकों के ज्ञान को मूल विषय से दूर करता है। अब देखिए इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। हालांकि कुछ और भी ऑप्शन है जो इस श्रव्य दृश्य सामग्री से रिलेटेड पॉइंट जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा बेस्ट ऑप्शन ये वाला धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 निम्न में से क्या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण है। ऑप्शन ए है ऊपरी सज्जा। ऑप्शन बी उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। और सी कम दाम। और डी उचित
भाषा। प्रश्न नंबर 11 का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है और इसको तो ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त उदाहरण जो है वो विषय वस्तु के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो, मतलब जो भी विषय वस्तु हो उसमें उपयुक्त उदाहरण जो है प्रस्तुत किए गए हों वो सबसे बेस्ट बुक होगी। तो बी वाला विकल्प के साथ ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 12 शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, बी कक्षा में छात्रों का अधिक होना, और सी है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां प्रणालियां, और डी है उपयुक्त सेवी। तो 12 का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। 12 का विकल्प की बात करें तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सभी जो है आ जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। 13 है कि बालकों में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है सतत मूल्यांकन करने का? प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन है पहला शिशुओं और अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगता है, ऑप्शन बी है छात्र तथा अध्यापक को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करता है, सतत मूल्यांकन के उद्देश्य की बात हो रही है छात्रों के विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना, और डी है उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा जो सही होगा ये सभी वाला विकल्प, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 13 का। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ हैं? दैनिक मूल्यांकन के लाभ क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। ऑप्शन ए है बालकों का ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी है बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, ऑप्शन सी है कक्षा को अधिकाधिक तंग करना, और डी है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करना। तो दैनिक मूल्यांकन के लाभ आपको इसमें बताना है प्रश्न नंबर 14 का। और ये जो है दैनिक मूल्यांकन की अगर हम लाभ की बात करें तो बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, यही जो है दैनिक मूल्यांकन का मेन लाभ होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य क्या है अध्यापक का वो आपको बताना है बच्चों के प्रति। ऑप्शन ए है परीक्षा में बालकों को पास कराना, ऑप्शन बी है बालकों के अनुशासन प्रिय बनाना, और सी है बालकों की प्रतिभा का विकास करना, और डी है बालकों में सामाजिक भावना पैदा करना। किस विकल्प के साथ आप जाएंगे? मैं तो सी के साथ जा रहा हूँ। बालकों की प्रतिभा का विकास करना एक अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होता है, ना कि आप उनको पास कराना, अनुशासन बनाना, अनुशासन उनके अंदर लाना, सामाजिक भावना पैदा करना, ये नहीं। बालकों की प्रतिभाएं जो छुपी हुई है उनके अंदर, उनको बाहर निकालना, उनको विकास करना, ये जो है एक शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। अब चलते हैं आगे 16 वाला प्रश्न पर। जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 आंतरिक प्रेरणा उसको हम कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो वो आंतरिक रूप से उसके प्रति प्रेरित है। प्रश्न नंबर 17 है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में बालकों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, ऑप्शन बी बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, और सी शिक्षक का पढ़ने का ढंग संतोषजनक न हो, और 17 का डी है कि उपयुक्त सभी। तो आप बताइए कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है, किसके कारण रहती है? तो इन तीनों विकल्प के कारण रह सकती है। तो इस तरह से हम सभी के साथ जाएंगे, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि मस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है मैस्लो के अनुसार, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। तो पहली आवश्यकता जो होती है वो पांचों में से पहली आवश्यकता कौन सी है? वो है हमारी शारीरिक आवश्यकता, जिसको हम दैहिक आवश्यकता कहते हैं। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये प्राथमिक स्तर के अंतर्गत पहली आवश्यकता बालक के अंतर्गत आती है, जो सीढ़ी नुमा संरचना में होती है, 5 ग्रुपों में बटा होता। तो ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19, और वो है विद्यालय वातावरण में अधिगम का परिणाम है।
ऑप्शन ए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना, ऑप्शन बी बालकों को छिपे गुण विकसित करना, और सी है समर्थ तथा उद्देश्यपूर्ण अधिगम संपन्न कराना, और डी उपयुक्त सभी। 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा जो विकल्प सही होगा, आप देखिए सी वाला ऑप्शन सही बात कर रहा है कि विद्यालय वातावरण में अधिगम का परिणाम होता है कि सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अधिगम संपन्न कराना, बालकों में छिपे गुण उसको विकसित करना, और शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना, ये भी जो है शिक्षण अधिगम का परिणाम होता है, विद्यालय वातावरण का परिणाम होता है। तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। 19 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 20 है कि वह अवस्था जिसमें किसी बालक में अधिगम की शुरुआत होती है, किस अवस्था में बालक की अधिगम की शुरुआत होती है? तो मुझे लगता है आप इसका उत्तर मार दिए होंगे, ए वाला विकल्प सहसा अवस्था। सहसा जब से बालक जन्म लेता है तब से उसका जो है सीखना स्टार्ट हो जाता है, तो शुरुआत पूछा ही है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में से क्या संवेगों की विशेषता है? संवेगों की क्या विशेषता है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 का तीव्रता, व्यापकता और व्यक्तिकता, और डी है विकल्प उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये सभी जो है संवेगों की विशेषता के अंतर्गत आ जाती है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि बालक में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ज्ञानात्मक प्रक्रिया, मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हम उसको ज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। सी वाला विकल्प जो है 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रश्न नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है पहले से योजना बनाना, ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री को संगठित करना, और सी है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम चरण क्या होता है शिक्षण प्रक्रिया का? प्रश्न नंबर 23 का देखो, पहले क्या होता है कि आप योजना बनाते हैं, तो पहले योजना बनाना, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में किन गुणों का विकास होता है? किन गुणों का विकास होता है? ऑप्शन ए बालकों में ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है मान्यताओं का विकास करने में शिक्षण अधिगम सहायक होते हैं, और डी है शिक्षण एवं अधिगम छात्रों के व्यवहार का अनुकूलन करते हैं, और डी है उपयुक्त सभी। 24 का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में किन गुणों का विकास होता है, तो बालकों के ज्ञान के भंडार में वृद्धि, ये भी सही बात है। मान्यताओं का विकास करने में शिक्षण अधिक सहायक होता है, ये भी सत्य ही बात है। शिक्षण तथा अधिगम छात्रों के व्यवहार का अनुकूलन करते हैं, तो इस तरह से हम डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। 24 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा बालक बौद्धिक दृष्टि से भिन्न है? कौन सा बालक बौद्धिक दृष्टि से, ध्यान रखिएगा ये शब्द आप लोगों के महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक दृष्टि से भिन्न की बात कर रहा है। ऑप्शन है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी है सर्जनात्मक बालक, सी है प्रतिभावान बालक, और डी है वांछित बालक। तो कौन बालक है जो बौद्धिक दृष्टि से भिन्न है इन सभी में? प्रश्न नंबर 25 का। तो देखिए, अगर भिन्न की बात करें बौद्धिक रूप से, तो वांछित बालक जो होते हैं ना, इन तीनों में भिन्न देखा जाएगा, तो डी वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि शिक्षा शास्त्र में गणित संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? गणित संबंधी समस्या को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डी वाला विकल्प जो है इसका 26 का सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि आपकी कक्षा में एक अंधा बालक है, उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप निम्न में से क्या प्रयोग करेंगे? कौन सी लिपि का इसमें से प्रयोग किया जाएगा? ब्रेन लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है। एक चीज और यहाँ से प्रश्न पता है कि ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुईस ब्रेन जो है इसके जनक है। अंधो बालक को इसमें पढ़ाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ABCD लिखा रहता है ना, तो एक बुक पर लिखा रहेगा, और वो उसका भाग जो है ऐसे ए लिखा है तो वो उभरा भाग होता है, उसको बालक छू कर अनुभव कर कर उसको पढ़ता है।
ठीक है ना, तो उसी को हम ब्रेन लिपि कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 था। प्रश्न नंबर 28 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि आपकी कक्षा का एक बालक कुपोषण से ग्रसित है, इसका कारण क्या हो सकता है? कुपोषण से ग्रसित बालक किस कारण हो सकता है? ऑप्शन ए भोजन में पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात, ऑप्शन बी खाने में पर्याप्त भोजन, और सी भाजन में स्वच्छता की कमी। तो ये सभी कुपोषण के शिकार में ये सभी आ जाते हैं। उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, तो ऐसे बालक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29, वे बालक जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी असाधारण बालक, ऑप्शन सी सृजनात्मक बालक, और ऑप्शन डी है अपराधी बालक। तो वो कैसे बालक के अंतर्गत आते हैं? तो सृजनात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। सृजनात्मक बालक ही नवीन चीज़ों को खोज करता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि नवीन एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? नवीन एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 30 कह रहा है। नवीन एवं अमूल्य शब्द भी ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है इसका। ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता और आचरण। कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो सृजनात्मकता वाला विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नवीन एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को हम सृजनात्मकता ही कहते हैं। तो 30 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये थे हमारे CDP पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 8वां, जो कि मैंने प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के लिए लाया था। 30 ही प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी जल्द ही हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।